वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल लेसन एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर हिंदी एमआईसी एमडीसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। आप लोग को हिंदी में चैप्टर कितने पढ़ने हैं, तो टोटल 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अगर आप लोग को यही नहीं मालूम है कौन कौन चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो मैंने एमआईसी एमडीसी हिंदी का सिलेबस पर एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप लोग जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं एमआईसी यानी माइनर और एमडीसी यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, इस दोनों ही का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने एक दो चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं लिया है, सातों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लिया है, जिससे कि आप लोग की कंप्लीट तैयारी हो जाए एक ही वीडियो के अंदर। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, एमआईसी एमडीसी दोनों ही का सिलेबस सेम है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सेम ही होगा। और अगर आप लोग को सातों चैप्टर की समरी चाहिए तो वो भी आप लोग को मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा, तो आप लोग को वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। डायरेक्ट लिंक दूँगी जिस पर आप लोग क्लिक करोगे तो सातों चैप्टर की समरी आप लोग को मिल जाएगी। क्विक रिविज़न आप लोग को मिलने वाला है, सो ज़रूर जाके आप लोग वो नोट्स पढ़ें। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और आप लोग के एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें आज की इस वीडियो में मैं 25 प्लस क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो कि आप लोग के एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे, भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर लिखा है, जिससे कि आप लोग को सारे क्वेश्चंस याद करने में आसानी होगी। दूसरा सवाल देखेंगे आप लोग, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है, तो ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे, भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा में मुख्य रूप से किस पर प्रहार किया, तो देश की तत्कालीन दुर्दशा और कुरीतियों पर, ठीक है, इस पर प्रहार किया। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, निज भाषा उन्नति अह में भारतेंदु ने किस भाषा के गौरव पर बल दिया है, तो उन्होंने अपनी मातृभाषा जो हिंदी है उस पर गौरव पर बल दिया है। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ का हिस्सा है, तो यशोधरा, ठीक है, यशोधरा का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो मैथिली शरण गुप्त ये प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखेंगे सवाल, यशोधरा काव्य में मुख्य रूप से किसकी उपेक्षा और पीड़ा का वर्णन है, तो गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का है। ठीक है, किसका वर्णन किया गया है, तो गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की। फिर अगला है, संतान कविता के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त है। संतान कविता के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं। लेखक के बारे में भी आप लोग थोड़ा बहुत जरूर पढ़ के जाना। क्लियर। फिर अगला प्रश्न है, आंसू किस कवि की प्रसिद्ध रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की। जो मैंने सिलेबस की वीडियो बनाई है ना, उस अगर वो वीडियो आप लोग देखते हैं तो सारा चैप्टर का नाम याद हो जाएगा और सबका लेखक का भी नाम याद हो जाएगा। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य के किस युग का प्रवर्तक माना जाता है, तो छायावाद का। ठीक है, छायावाद हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, आंसू कविता की मुख्य विषय वस्तु क्या है, तो प्रेम विरह और वेदना है। क्या है, तो प्रेम विरह और वेदना। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, प्रसाद जी की वह कौन सी कृति है जिसे छायावाद का उपनिषद कहा जाता है, तो कामायनी है। ठीक है, कामायनी हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, भिक्षुक कविता में समाज के किस वर्ग का चित्रण किया गया है, तो शोषित और अत्यंत निर्धन वर्ग का किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, वह आता दो टुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। ठीक है, ये पंक्तियां किसकी है, ये जो अभी देखा आप लोगों ने लाइन, वह आता दो टुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, ये पंक्ति है। तो ये किसकी पंक्तियां हैं, तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पंक्ति। अगला प्रश्न देखेंगे, विधवा कविता के रचयिता कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निराला जी को उनके काव्य स्वभाव के कारण क्या कहा जाता है, तो विद्रोही या क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। फिर आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 17, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, प्रथम रश्मि कविता में प्रथम रश्मि किससे संबोधित है, तो सूर्य की पहली किरण को। ठीक है, फिर आप लोग देखेंगे अगला प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न है, मौन निमंत्रण कविता में कवि किसके रहस्यों से प्रभावित दिखाई देता है, तो प्रकृति के। जो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप लोग को मैं 20 से ज़्यादा, ठीक है,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्रश्न है, पंत जी की काव्य यात्रा का मुख्य केंद्र क्या रहा है? तो क्या रहा है? तो प्रकृति, चित्रण और कोमलता रहा है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो महादेवी वर्मा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता में दीपक किसका प्रतीक है? तो इसमें दीपक किसका प्रतीक है? तो श्रद्धा और निरंतर भक्ति का है। अगला प्रश्न है, जो तुम आ जाते एक बार किस प्रसिद्ध कवयित्री की रचना है? तो फिर अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के काव्य में कौन सी भावना प्रधान है? तो वीरा और रहस्यवाद। अगला प्रश्न है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, की रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो बसंत कविता में किस रस की प्रधानता है? तो वीर रस की है। फिर अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं का मुख्य स्वर क्या है? तो राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य को घर घर पहुंचाने वाली कविता कौन सी है? तो झांसी की रानी ही है। ठीक है, तो ये थे टॉप 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि यहाँ पे मैंने करा दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और जो इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लगेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। सो आप लोगों को चैनल पर बने रहना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी।